अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब। क्या इंसान पहले बंदर था? शक्लें और जिस्म तो काफ़ी मिलता है, डीएनए भी। अगर ऐसा ही है तो बाकी बंदर लाखों सालों से बंदर ही क्यों हैं? इंसान क्यों नहीं बन गए? और अगर एवोल्यूशन हकीकी चीज़ है तो इंसान अब तक इंसान क्यों है? एवोल्यूशन करके वो कुछ और क्यों नहीं बन गया? अगर डार्विन के एवोल्यूशन का नज़रिया दुरुस्त मान लिया जाए तो ये सवाल तो जहन में आएंगे। चलें आए मिलकर इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंसानी इर्तिका के मुतल्लिक जब भी बात की जाए तो एक ही एतराज़ सुनने को मिलता है कि हम नहीं मानते कि इंसान पहले बंदर था। लेकिन दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि डार्विन ने तो ये कभी नहीं कहा था कि इंसान पहले बंदर था। इसकी वजह यह है कि हम मुताला कम करते हैं और सुनी सुनाई पर ईमान ले आते हैं और उसी को अकीदा बना लेते हैं। ज़रा सी तहकीक कर ली जाए तो हकीकत वाज़ेह हो जाती है, पर हमारे मशगले और हैं। मुतालिया और तहकीक से हम ज़रा दूर ही रहते हैं। डार्विन के नज़रिए पर बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ और इंसान कैसे मर्द वजूद में आया। नाजरीन, आज से 2 अरब साल पेशतर समुंदर के किनारे पायाब पानी में काई नमूदार हुई। ये ज़िंदगी का आगाज़ था। और ज़मीन पर समुंदर बनने से पहले ज़मीन एक लंबे अरसे के लिए दहकते लावे जैसी थी। बहरहाल अब ज़मीन पर पानी और बहुत ज़्यादा पानी आ चुका था। पानी में काई नमूदार होने के बाद 60 करोड़ साल कबल यखुलवी जानवर पैदा हुए। फिर 3 करोड़ साल बाद असफंज और 3 खुलवी जानवर पैदा हुए। 45 करोड़ साल कबल पत्तों के बगैर पौधे ज़ाहिर हुए और उसी दौर में रीढ़ की हड्डी वाले जानवर पैदा हो गए। 40 करोड़ साल कबल मछलियों और कण खजूरों की नमूद हुई। 30 करोड़ साल कबल बड़े बड़े दलदली जानवर पैदा हुए। ये अजीमुल जुस्सा जानवर 4 फुट लंबे और 35 टन तक वजनी थे। और 13 करोड़ साल बाद या आज से 17 करोड़ साल पहले बेदुम बंदरनुमा जानवर सीधा होकर चलने लगा। यानी वो बंदर जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये इंसान का जद्द आला है। इससे 30 साल बाद या आज से 70 लाख साल पहले इस बेदुम बंदर की एक किस्म तपखंतरोस से पहले इंसानी नस्ल पैदा हुई। मज़ीद 50 लाख साल बाद या आज से 20 लाख साल पहले पहली बाशऊर इंसानी नस्ल पैदा हुई जिसने पत्थर का हथियार उठाया। मज़ीद 2 लाख साल बाद उसमें ज़हनी इर्तिका हुआ और इंसानी नस्ल ने गारों में रहना शुरू कर दिया। डार्विन ने बंदर और इंसान को एक ही नूह करार दिया क्योंकि हिस्स और दारक के पहलू से इन दोनों में काफ़ी मुशाबहत पाई जाती है। इसकी वजह यह है दोस्तों, समुंदर के किनारे से इंसान बनने तक के सफ़र के दौरान एक मरहला आता है जब इर्तिकाई अमल से गुजरने के बाद एक ऐसा जानवर बनता है जिसकी 2 तरह की औलादें मर्द वजूद में आती हैं। एक औलाद बंदर बन गई और एक मज़ीद इर्तिकाई अमल गुजार कर इंसान बन गई। तो गोया डार्विन के नज़रिया के मुताबिक इंसान बंदर का चचेरा भाई है। लेकिन कुछ इंतहाब पसंदों ने इंसान को बंदर ही की औलाद करार दे दिया। कुछ इनसे भी आगे बढ़े तो कहा कि तमाम सफ़ेद फार्म इंसान तो चिंपैंजी से पैदा हुए हैं। स्याह फार्म इंसानों का बाप गोरिल्ला है और लंबे सुर्ख हाथों वाले इंसान तगनान बंदर की औलाद हैं। मुर्खीन ने तो इन मुख्तलिफ अलनून इंसानों को सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटों हाम, साम और याफ्त की औलादें करार दिया था, मगर ये हजरात इन्हें चिंपैंजी, गोरिल्ला और तिगनान की औलादें करार देते हैं। चलें, अब ये तो पता चल चुका कि इंसान पहले बंदर नहीं था। ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। जिस तरह केला 60% इंसान से मुशाबे, मुर्गियाँ और बिल्ली वगैरह भी इंसान जैसा डीएनए रखती हैं। अब हम ये मालूम करेंगे कि एवोल्यूशन या इर्तिका आखिर होता क्यों है। दोस्तों, सैयारा ज़मीन पर ज़िंदगी की जंग हर जानदार में तब्दीलियाँ रुनुमा करती है। अगर ज़मीन पर ज़िंदा रहना है तो अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, या यूँ कह लें कि ज़मीन का माहौल खुद तय करेगा कि किसी जानदार में कब और क्या तब्दीलियाँ लानी हैं ताकि वो ज़मीन पर ज़िंदगी जारी रख सके। इस सारे इर्तिकाई अमल में 5 अवामल अहम हैं
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, अडॉप्शन, लॉ ऑफ हेरिटेंस, न्यू डार्विनिज्म। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से मुराद ज़िंदगी की बका के लिए कशमकश है, जिसमें सिर्फ वो जानदार बाकी रह जाते हैं जो ज़्यादा मुकम्मल और ताकतवर हों, और कमज़ोर जानदार ख़त्म हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन यानी जो जानदार अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते, नेचर उन्हें ख़त्म कर देती है, और जो तब्दीलियाँ ले आते हैं वो ज़िंदगी जारी रख पाते हैं। अडॉप्शन यानी माहौल से हम आहंगी। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि भेड़िया एक गोश्तखोर दरिंदा जानवर है। फितरत ने उसे शिकार के लिए पंजे और गोश्त खाने के लिए नुकीले दांत ता किए हैं। अब अगर उसे मुद्दत दराज तक गोश्त ना मिले तो उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो वो भूख से मर जाएगा या पौधे खाना शुरू कर देगा। इस दूसरी सूरत में उसके दांत और पंजे रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और ऐसे नए अज़ा वजूद में आने लगेंगे जो मौजूदा हैत के मुताबिक हों। इसकी आंतें भी तवील होकर सब्ज़ी खोर जानवरों के मुशाबा हो जाएंगी। उसी तरह एक भेड़िए को खुराक मिलने की वाहिद सूरत ये हो कि किसी दरख्त पर चढ़कर हासिल करनी पड़े, तो ऐसे अज़ा पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो उसे दरख्तों पर चढ़ने में मदद दे सकें। लॉ ऑफ हेरिटेंस, इसका मतलब यह है कि असूल नंबर 2 यानी हैत और माहौल के इख्तलाफ से जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं वो नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती जाती हैं, ताकि ये इख्तलाफ फ़रोई नहीं बल्कि नोई बन जाए। और यूँ मालूम होता है कि ये दो अलग अलग नस्लें हैं, जैसे गधा और घोड़ा एक ही नूह है, मगर गधा घोड़े से इसलिए मुख्तलिफ हो गया कि उसके माशी सूरत हाल भी बदल गई और हसूल माश के लिए उसकी जद्दोजहद में भी इजाफा हो गया। न्यू डार्विनिज्म इस नज़रिए के मुताबिक अनवा का इर्तिका म्यूटेशन और उनके जीन में मामूली तब्दीलियों से हुआ। मज़ीद ये कि सिर्फ वही अनवा बाकी बचीं जो फितरी इंतखाब के निज़ाम के तहत मौजूद तरीन थीं, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एवोल्यूशन के इसी अमल से गुजर कर समुंदर की काई से जन्म लेने वाली ज़िंदगी आज हमें ज़मीन पर करोड़ों अरबों इकसाम में नज़र आती है, और जब तहकीक की जाए तो सबका नुक्ता आगाज़ एक ही मालूम होता है। किसी जानदार ने नारियल के दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली तो किसी ने शेर की, किसी ने रेंगते जानवर की तो किसी ने बंदर की, किसी ने केले के दरख्त की तो किसी ने इंसान की। एवोल्यूशन अब भी जारी और सारी है। ज़मीन पर कितने ही जानदार थे जो ज़मीनी माहौल में अपने आप को ना ढाल सके और ख़त्म हो गए, जैसे डायनासोर्स, ड्रैगन्स, पुराने हाथी, और आज के जानदारों में भी वाज़े तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। अगर इंसान की बात की जाए तो इंसानी जिस्म के औसत दर्जे हरारत में वाज़े कमी देखी गई है। इंसानी औसत कद में इजाफ़ा देखा गया है, इंसानी औसत उम्र में इजाफ़ा, इंसानी बच्चों का बग़ैर अकल दाढ़ के पैदा होना, इंसानी पैदाइश के अमल में मज़ीद दर्द का इजाफ़ा, इंसान के चेहरों का मज़ीद छोटा होना, इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद का बढ़ना। इसके अलावा इसी माइक्रो एवोल्यूशन के नतीजे में लोगों में एक ऐसी शरियान पैदा होती जा रही है जो पहले बहुत नायाब थी। यानी इंसानी इर्तिका का अमल रुका नहीं, अपनी आबोताब के साथ जारी है, और मज़ीद कुछ सदियों में इंसान में ऐसी वाज़ेह तब्दीलियाँ आ जाएंगी कि जिन्हें अगर आज जान लिया जाए तो हम हैरत ज़दा हो जाएंगे। पर जैसा माहौल होगा, इंसानी नस्ल अपने वजूद को कायम रखने के लिए अपने जिस्म में लाजमी तब्दीलियाँ लाती जाएगी। और जैसा कि यूरोप में लोग खुंदीली सब्ज़ आँखों वाले और सफ़ेद रंगत के नज़र आते हैं, लेकिन आज से 10,000 साल पहले यहाँ के लोग स्याह रंगत के थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1903 में बरतानिया के एक गार से एक शख्स का 10,000 साल पुराना ढांचा मिला, जो अभी तक लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में महफूज है। 2 साल कबल जब उस ढांचे का DNA निकालकर उसकी मदद से उसकी शक्ल व शुबहत का जायज़ा लिया गया तो साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि इस शख्स का रंग खासा गहरा था और बाल भी स्याह थे। इंसानी DNA में 3 अरब के करीब हरूफ हैं। इनमें से सिर्फ एक हरफ में इत्तफाकी तौर पर एक तब्दीली वाक़ हुई, जिससे यूरोप में इंसानों के बालों का रंग सुनहरा हो गया और रफ्ता रफ्ता पूरे बरियाज़म तक फैल गया। इसी तरह आज से तकरीबन 10,000 साल कबल दुनिया के तमाम इंसानों की आंखें भूरे रंग की थीं, लेकिन उसके बाद किसी एक बच्चे के
OCA2 नामी एक जीन के अंदर म्यूटेशन हुई जिसके बायस वो नीली आंखों के साथ पैदा हुआ। इसके बच्चों की आंखें भी नीली थीं। फिर जहाँ जहाँ वो शादियाँ करते गए, नीली आंखों वाली खसूसियात मुख्तलिफ आबादियों में मुंतकिल होती चली गई। आज हमें यूरोप के लोग सुनहरे बालों, नीली आंखों और सफ़ेद रंगत के हामिल नज़र आते हैं, लेकिन 10,000 साल कबल ऐसा नहीं था। ये सब एवोल्यूशन के नतीजे में हुआ। नाजरीन, इस सारी बहस में हमने ये जाना कि इंसान पहले बंदर नहीं था, बल्कि ज़मीन पर ज़िंदगी के पनपने के दौरान एक वक्त ऐसा आया था जब इंसान और बंदर के मुश्तरका वालिदैन ज़मीन पर चल फिर रहे थे। फिर अगली नस्लों में एक ग्रोह इंसान बन गया तो दूसरे बंदर। और आखिर में एक और बात वाज़े करते चलें कि क्या मौजूदा इंसानी नस्ल होमो सैपियंस सिर्फ ज़मीन पर ही पाई जाती है और सिर्फ यहीं पैदा हुई? तो इस बारे में ये जानना ज़रूरी है कि होमो सैपियंस का इर्तिका और आगाज़ ज़मीन पर ही हुआ है और ज़मीन से बाहर किसी करोड़ों के अक्षाओं के खरबों सितारों में से, खरबों सियारों में से किसी एक में या लातदाद सियारों में भी मुमकिन है। जैसा कि मज़हब बताता है कि आदम और हवा को ज़मीन पर उतारा गया, तो यकीनन होमो सैपियंस इंसानी नस्ल ज़मीन से बाहर भी कहीं मौजूद है या कभी थी और ज़मीन पर आई। आर्कियोलॉजी की मुख्तलिफ दरियाफ्तें भी इस बारे में काफ़ी इशारे फराहम करती है कि मौजूदा इंसानी नस्ल होमो सैपियंस सियारा ज़मीन से कहीं बाहर से आई है और इंसान ज़मीन से बाहर उस ज़िंदगी वाले सियारे की तलाश में आज पहले से भी ज़्यादा सरगर्म है और खला में ज़िंदगी की तलाश के लिए बंदरों को ही खला में भेज रहा है। अगर यही बंदर हमारे अजदाद हैं तो फिर ज़िंदगी वाले सियारे की दरियाफ्त भी ये बंदर ही हमें करके देंगे।